लास्ट क्लास में मैंने बात की थी जिसमें हमने टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम द एचटीएमएल पेज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फिर हमने वो इंसर्ट किया। तो मैंने जेएसपी की कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है जेडीबीसी यूजिंग जेडीबीसी माई सीक्वल डेटाबेस के साथ, ये स्टेप हमने करे थे जिसमें हमने कनेक्शन बनाया था डेटाबेस के साथ। आफ्टर दैट वी फायर्ड द क्वेरी ऑफ इंसर्ट। ये हमने इंसर्ट की क्वेरी चलाई थी जिसके अंदर ये वैल्यूज थी, रोल नंबर, नेम, मोबाइल, जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल में फील्ड थे वो वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी में दे दिए थे और वो वैल्यू जाके हो गई थी इंसर्ट। उसके बाद मैंने आपको डिलीट क्वेरी भी एग्जांपल के तौर पे चला के दिखाई थी कि अगर आप डिलीट क्वेरी चलाओ तो भी आपको सेम फंक्शन चलाना पड़ता है जैसे मैंने इसमें चलाया ht.execute अपडेट। उसी तरीके से उसके अंदर सिर्फ क्वेरी बदल जाएगी डिलीट की, और अगर आपको अपडेट चलाना है तो आप अपडेट की भी यहाँ पर सिर्फ क्वेरी बना देंगे। अपडेट की क्वेरी क्या होती है वो मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ। अपडेट की क्वेरी होती है आपकी अपडेट टेबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया स्टूडेंट, सेट जो भी वैल्यू आपको करनी है वो आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है, आपको नेम बदलना है तो आप दे सकते हो नेम इज इक्वल टू जो भी आपकी नई वैल्यू है, कॉमा, इसी तरीके से आप कॉमा के साथ मल्टीपल वैल्यू देते रहते हो। वेयर क्लोज अगर आप लगा दोगे तो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर आप वेयर क्लोज नहीं लगाओगे तो जो फील्ड है वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। ये होती है आपकी अपडेट की क्वेरी। तो इस केस में अपडेट वाली क्वेरी भी आपको बस यहाँ पर सिर्फ क्वेरी चेंज करनी है और जो भी वैल्यू आपको नई वैल्यू डालनी है, जो नई वैल्यू अपडेट करनी है वो आपको इन फील्ड के करस्पॉन्डिंग आप क्वेरी में इस तरीके से पैरामीटर पास कर सकते हो। तो ये अपडेट वाला भी चीज आप खुद से करके देख सकते हो। मैं जो आज आपको बताऊंगा इससे हम आगे बात करेंगे जिसमें मैं आपको डेटाबेस से हमें वैल्यू उठानी है, डेटा उठाना है, डायनेमिक डेटा, और वो अपने जेएसपी पेज के अंदर डिस्प्ले करना है। तो वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूं जिसमें ऑलरेडी हमने डिस्प्ले डेटा डॉट जेएसपी उस दिन बनाई थी। इसके अंदर हमने रोल नंबर, नेम, कोर्स ये वैल्यू ली थी। उसके बाद हमने वो वैल्यू इस टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाई थी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी तो मैं ये जो पुराने पेज से वैल्यू है ये हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इसी पेज को रन करूंगा। सपोज यहाँ से मैंने यही सिर्फ कोड चलाया तो अब आप देख रहे होगे ये आई वेरिएबल की एरर वेरर देने लगा। कोई बात नहीं, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं और मैं जो हूँ यहाँ पर जेएसपी का कोड लगा देता हूँ। तो देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं लिखूंगा जो रन करवाने वाला कोड है वो लिखता हूँ मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला। तो मैंने लिखा ट्राई और यहाँ पे लगा दिया मैंने कैच, राइट। इसके बाद इसके अंदर मैं एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूं जो मैंने ऑलरेडी नीचे यूज कर रखा है। सपोज इंट आई इक्वल टू 0। अब नीचे वाली एरर हो जाएगी बंद। अब चलते हैं हम कि हमें 1 सेकेंड, इसको मैंने सेव कर लिया, देखते हैं एरर क्या दिखा रहा है वो नीचे। अच्छा, ये वेरिएबल जो हमने रोल नंबर वगैरह प्रिंट करे थे इनको मैं भी कमेंट ही कर देता हूँ। ये पूरे टीडी वाले ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमारा कोड क्या बन गया फाइनली कि आई की वैल्यू एक थी 0 और वो वैल्यू या 1 से ले लेते हैं, चलो 1, और इस वैल्यू को मैं वेरिएबल के इसके ट्राई के बाहर डाल देता हूं, तभी वो उसका जो स्कोप है वो आउटसाइड रहेगा। अब आप देख रहे हो ये एरर भी हट गई। हमने अभी कोड इसके अंदर क्या करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है और फिर वो डेटा हमें उस एचटीएमएल नहीं सॉरी जेएसपी पेज के अंदर डिस्प्ले करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम वो कनेक्टिविटी का कोड लिख देते हैं या फिर हमने ऑलरेडी बना रखा है तो हम वहां से कॉपी कर लेते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी इस फाइल में पहुंचता हूँ, यहाँ से जो कनेक्टिविटी वाली 3 लाइन है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कर ली कॉपी और अब देखिए ये कोड मैं वहां पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसने एरर थ्रो करी, कनेक्शन को नहीं जानता, स्टेटमेंट को नहीं जानता। ये आप बता सकते हो क्या क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि हमने जो इंपोर्ट करनी होती है पैकेज वो हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो ये इंपोर्ट भी हमें करना पड़ेगा java.sql, लेकिन आपको दोबारा से जार ऐड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जार ऐड करना मतलब दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। अब आप जैसे ही ये इंपोर्ट करोगे आप देखोगे वो नीचे वाली एरर आपकी खत्म, ठीक है। तो यहां तक का तो वही काम था।
अब इस पेज में पुराने वाले पेज से वैल्यू भी नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि जब हमने इंसर्ट कराया था, इंसर्ट क्वेरी फायर करी थी, तो पिछले पेज पे स्टूडेंट ने क्या डेटा डाला था अपना रजिस्ट्रेशन पेज में, वो मैंने रिसीव किया था और फिर मैंने इंसर्ट क्वेरी फायर करी थी। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज जैसे ही यूजर ओपन करे तो वो सारा डेटा डिस्प्ले हो जाए उस पेज के अंदर, जेएसपी पेज के अंदर। तो वो किस तरीके से होगा, उसके लिए पहले तो मुझे डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और अब मैं करूंगा क्वेरी फायर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बदलेगा पुराने वाले से, इंसर्ट तक से अब पूरा बदल जाएगा। इससे ऊपर की तीनों लाइनें सेम है। दूसरी बात, जब मैं रजिस्ट्रेशन का साइन अप का पेज भर रहा था स्टूडेंट का, तो वहां पर क्या था कि मुझे वो वैल्यू भी रिसीव करनी थी यूजर स्टूडेंट्स की वाली, लेकिन अब मुझे वो वैल्यू रिसीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पेज पे तो मैं खुद डेटा डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हम चलते हैं। इस स्टेटमेंट के साथ हम क्वेरी चलाएंगे वो। तो क्वेरी किस तरीके से चलाते हैं, मैं लिखूंगा एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। पहले मैंने लिखा था एग्जीक्यूट अपडेट, अब लिखूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी। इसके अंदर मैं वो क्वेरी लिखा दूंगा सेलेक्ट वाली। तो सेलेक्ट वाली क्वेरी किस तरीके चलाते हैं, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और अगर मैं चाहूं तो कोई वेयर क्लोज भी दे सकता हूं। यहां पर मैं चाहूं तो कोई वेयर क्लोज दे सकता हूं। अभी मैं वेयर क्लोज नहीं दे रहा, इसका मतलब जो भी डेटा होगा मेरे डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, वो हो जाएगा डिस्प्ले। तो वो डिस्प्ले होके क्या होगा, पहले अभी डिस्प्ले नहीं होगा, पहले हमें एक वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल किस टाइप का बनाते हैं, वो बना लेते हैं हम रिजल्ट सेट टाइप का। ये वेरिएबल किस टाइप का बनाते हैं, रिजल्ट सेट। ये क्यों एरर दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट सेट टाइप का हम ये वेरिएबल बना लेते हैं। अब इस रिजल्ट सेट में सोचो, रिजल्ट सेट होता क्या है बेसिकली, ये आपकी की पूरी टेबल का डेटा होल्ड कर सकता है। जो आपने टेबल बनाई है ना एसक्यूएल में, उस टेबल का पूरा डेटा इस रिजल्ट सेट के अंदर आ सकता है, इस रिजल्ट सेट के अंदर। तो उस रिजल्ट सेट में से हमें फिर लूप चला के आइट्रेट करके एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक एक पड़ेगा, एक एक कॉलम निकालना पड़ेगा, एक एक कॉलम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से करते हैं वो समझ लेते हैं। यानी जब हमने st.execute अपडेट फंक्शन चलाया था, तो मैं लेफ्ट साइड में वैल्यू ना भी लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अब तो सोचो, अब आपको डेटा उठाना है डेटाबेस से, तो जब उठाना है तो आपको उस टाइप का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। लेकिन क्या जो आपका st.execute अपडेट फंक्शन था इस एग्जांपल के अंदर, क्या वो आपका जो वैल्यू थी वो कुछ भी वो नहीं कर रहा था, रिटर्न नहीं कर रहा था फंक्शन? क्या ये वाला फंक्शन, क्या ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था? नहीं, ये रिटर्न करता है। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन आपका इंटीजर रिटर्न करता है, इंटीजर, इंटीजर रिटर्न करता है। ये फंक्शन आपका इंटीजर रिटर्न करता है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में रिसीव नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिसीव करना, तो आप इधर एक वेरिएबल ले सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते थे इंट, सपोज कुछ भी नाम आपने दे दिया, k इज इक्वल टू, तो अगर आपकी क्वेरी फायर होती तो इसमें 0 1 रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप इसको, इस वेरिएबल को यूज भी कर सकते हो कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड डिलीटेड, और अगर क्वेरी फायर हुई है सक्सेसफुली तो 1 रिटर्न करेगा आपको। तो अगर आपको के अंदर 1 मिला है, इसका मतलब आपकी क्वेरी सक्सेसफुल फायर हुई है। हमने हमें हमें जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ मैसेज देना था कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया या फिर हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये होता था हमारा जब हम इंसर्ट या अपडेट या फिर डिलीट चलाते थे। अब हम बात करते हैं सेलेक्ट में। तो हमारे पास इस बार डेटा उठाना है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें रिजल्ट सेट टाइप का वेरिएबल अब लेना ही पड़ेगा। तो हम इसमें चलते हैं। इस एग्जांपल के अंदर देखिए रिजल्ट सेट मैंने क्यों लिया, आपको शायद समझ आ गया होगा कि हमें जो है ये वैल्यूज अब उठा के डेटाबेस से अपने पास यूज करनी है। तो हमें उसका जो रिटर्न टाइप होता है एग्जीक्यूट क्वेरी का, वो होता है रिजल्ट सेट। अब इस रिजल्ट सेट में से मुझे डेटा निकालना है पूरा। तो देखिए लूप चलाऊंगा मैं यहाँ पर, किस तरीके से चलाऊंगा, मैं लिखूंगा वाइल। अब मुझे ये नहीं पता कि रिजल्ट सेट के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, है ना, वो डिपेंड करता है टेबल के ऊपर। टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं वो तो हमें नहीं पता। तो रिजल्ट सेट के ऊपर अगर मुझे लूप आइट्रेट करना है, तो मैं ये नहीं चला सकता कि 5 बार लूप चलाओ, 10 बार लूप चलाओ, मुझे नहीं पता। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिक्स लूप चला सकता हूँ, rs.next। इसका मतलब हुआ, जब तक रिजल्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे,
ये लूप मेरा इटरेट करता रहेगा while rs.next। फिर इस लूप के अंदर मैं वैल्यूज निकाल लेता हूं। सपोज मैंने ली वैल्यूज यहाँ पे। अब देखिए पहली वैल्यू कैसे निकालूंगा वो मैं बता देता हूं आपको। rs डॉट, अब डिपेंड करता है कि आपका फील्ड किस टाइप का है। फील्ड मतलब वो फील्ड इंटीजर है या फिर वो फील्ड स्ट्रिंग है या फिर किस टाइप का फील्ड है। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, क्योंकि अब जो है आपको मुझे डेटाबेस को रन भी कराना पड़ेगा। जो जैम्प सर्वर है मेरा, उस सर्वर को रन कराना पड़ेगा। ब्राउजर भी आपको डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो सब चीजें मैं करूंगा। तो सबसे पहले हम अब सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस रनिंग मोड में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपने सर्वर को रन कर लेता हूँ। ये देखिए जैम्प सर्वर किस तरीके से स्टार्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। जैम्प पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे अपाचे और माई सीक्वल दोनों को आप स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको चेक करना है कि आपका जो डेटाबेस है वो रन कर रहा है नहीं कर रहा, या सर्वर आपका रन कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे जाकर लिखिए, यहाँ पे नए टैब में आप खोल के लिख दीजिए लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोकल होस्ट। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लोकल सर्वर रन कर रहा है, लेकिन मुझे जाके देखना PHP जो मेरा डेटाबेस है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा PHP माई एडमिन। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मेरा ये जो माई सीक्वल का डेटाबेस है उसके ऊपर कर्सर ब्लिंक करेगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा, अब हम यहाँ पे आप देखिए जो मेरे लेफ्ट साइड में डेटाबेसेज हैं वो आ गए यहाँ पर, इधर लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं टोटल डेटाबेसेज। तो हमने आई थिंक कौन सा डेटाबेस लिया था कल, हमने क्या टेस्टिंग का लिया था शायद, और इसी में हमने डेटा अपना इंसर्ट किया था स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर। अब तो डेटा नहीं है क्योंकि शायद हमने डिलीट कर दिया था। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे आज, क्योंकि हमने कल डिलीट क्वेरी चलाई थी तो वो डाटा उड़ गया होगा। आज हम एक इंसर्ट वाला फंक्शन चला लेंगे, उसके बाद अपना डिस्प्ले वाला पेज चलाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे rs डॉट, डिपेंड करता है आपका कि फील्ड जो है हमारा किस टाइप का है। तो इसका स्ट्रक्चर हम खोल लेते हैं यहाँ से। स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पर ये पहला फील्ड इंटीजर और मोबाइल, दो वैल्यू वैल्यू हमारी इंटीजर हैं और दो वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में है। तो मैं किस तरीके से करूंगा, rs डॉट गेट इंट, जो आपकी इंटीजर वैल्यू है आप उसको निकालते हो गेट इंट फंक्शन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए फील्ड का नाम मुझे देना होता है या फिर आप इंडेक्स भी दे सकते हो। तो जैसे फील्ड का नाम है रोल नंबर, तो वो मैं यहाँ पे दे दूंगा गेट इंट के अंदर रोल नंबर। तो यानी रोल नंबर वाले फील्ड की वैल्यू मैंने निकाली है, और वो किसी वेरिएबल के अंदर भी मैं ले सकता हूं, और मैं चाहूं तो उसको डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, चलो प्रिंट करा देता हूं, आउट डॉट प्रिंट, और ये वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी सीधे। यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन वैल्यू निकालने का rs डॉट गेट इंट वाला मैंने आउट डॉट प्रिंट के अंदर डाल दिया। यानी ये वैल्यू निकलेगी पहले और वो फिर प्रिंट हो जाएगी। चाहूं तो मैं इसको एक मैसेज के साथ भी अपेंड कर सकता हूं, जैसे मैंने लिखा रोल नंबर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू मैंने प्लस कर दी। तो इसका मतलब हो गया रोल नंबर इज इक्वल टू, जो भी रोल नंबर की वैल्यू निकलेगी यहाँ से फील्ड से, वो यहाँ पर अपेंड होके प्रिंट हो जाएगी। उसी तरीके से हमें अगर दूसरे फील्ड की वैल्यू भी निकालनी है तो वो भी मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मैं सिर्फ एक ही फील्ड की वैल्यू चाहता हूं तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही बार लिखूंगा अंदर। अब जैसे मैं अगली वैल्यू चाहता हूँ नेम की, यहाँ पे मैंने निकाला नेम, एस नेम नाम था उसका फील्ड का, ठीक है एस नेम। अब मुझे नाम सही लिखना पड़ेगा यहाँ पर एस नेम। तो एस नेम की वैल्यू निकली, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, वो है स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया rs डॉट गेट स्ट्रिंग। ये मेरा फंक्शन होता है। ठीक है, रिजल्ट सेट जो मेरा वेरिएबल था ये rs डॉट इंटीजर के लिए गेट इंट, स्ट्रिंग के लिए गेट स्ट्रिंग, और किस फील्ड की वैल्यू निकालनी है वो मुझे यहाँ पर नाम देना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये लूप जब तक चलता रहेगा इस तरीके से। पहले रिकॉर्ड पे गया सपोज वो, और पहले रिकॉर्ड से उसने रोल नंबर की वैल्यू निकाली और वो प्रिंट कर दी, नेम की वैल्यू निकाली और वो प्रिंट कर दी। अब जब दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं तो मैं ये भी चाहूंगा कि जो प्रिंट हो वो मेरा नेक्स्ट लाइन में हो। नेक्स्ट प्रिंट करने के लिए मुझे पता है, आपको मैंने बताया था आउट डॉट प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा बी आर, मैं यहाँ पर बी आर दे दूंगा, यानी लाइन ब्रेक। मैं प्रिंट कुछ भी नहीं करना चाहता, बट मैं उसको स्टेटमेंट को ब्रेक करना चाहता हूँ, यानी जो मेरी लाइन है प्रिंट वाली वो मैं चाहता हूँ नई लाइन में कर्सर चला जाए मेरा, तो मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूँ। तो ये मेरा लूप आइटरेट होता रहेगा मल्टीपल टाइम्स, और मेरा ये दोनों वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी अगर उसके अंदर डेटा होगा तो डेटा तो नहीं है, तो इस बार तो जब आप चलाओगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एरर है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं उस एरर को, आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखा मैंने द एक्सेप्शन इज, यहाँ पर मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। राइट, अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो ये वाला कैच मैसेज जो है वो प्रिंट कर देगा आपकी एक्सेप्शन को। तो हम इसको रन कर लेते हैं एक बार, मैं करता हूं इसको रन। वन सेकेंड, ये रन हो रहा है। ये रन होने दो, ब्राउजर हमारा एक्टिवेट होगा, और बिकॉज अभी डेटा नहीं है तो वो आउटपुट नहीं आनी चाहिए, यानी कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बट कोई एक्सेप्शन भी इसको रन होने देते हैं। देखो कुछ भी डेटा नहीं आया, लेकिन ये तो टेबल बनी है, टेबल वाले कोड के साथ तो मैंने डेटा लिखा भी नहीं था। ठीक है, तो ये तो मेरा टेबल से भी, अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम सबसे पहले डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं, और डेटा इंसर्ट करने के बाद फिर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो मैं इसको रन करता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर जो हमारा पुराना पेज था उसको रन कर लेता हूं जिससे हम एंट्री कर रहे थे। तो मैंने लिखा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, ये हमारा पेज खुल गया। यहाँ से एक डेटा डाल देते हैं हम, मैंने लिखा 3456, नेम लिखा जॉन, कोर्स लिखा मैंने BCA या MCA कुछ भी लिखा मैंने, मोबाइल नंबर मैंने लिख लिया 875643 कुछ भी 3, और ये सबमिट कर दिया। तो सबमिट वाला तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था। अच्छा, अभी हमारी डिलीटेड वाली क्वेरी चल रही है तो हमें उसे बदल के कर देते हैं इंसर्ट वाली क्वेरी। तो चलिए उस पेज पे चलते हैं, इस वाली क्वेरी को मैं अब कमेंट बना देता हूँ और ये चला देता हूँ मैं इंसर्ट वाला कोड। ये मैंने सेव किया और हम वापस चलते हैं, ये मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे दोबारा से डेटा डाला 4567, नाम मैंने डाल दिया जॉन, यहाँ पे कर लिया MCA, और मोबाइल नंबर मैंने ये डाल दिया सपोज, और मैंने कर दिया सबमिट। अब हमारा ये मैसेज आने दो, कोई बात नहीं, स्टूडेंट हैज बीन डिलीटेड, बट आई थिंक हमारा रिकॉर्ड एक इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो इस टेबल को मैं क्लिक करके करता हूँ रिफ्रेश, और देखता हूँ क्या हमारा डेटा चला गया इसके अंदर। अब आप देख रहे होगे एक डेटा उसके अंदर डिस्प्ले हो गया। तो इस मैसेज को भी बदल देते हैं, चलो ये वाला जो मैसेज था आउट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट हैज बीन रजिस्टर्ड। राइट, अब हम ये रजिस्टर वाला कोड हमारा चल ही रहा है। अब एक डेटा अगर जब हमारा टेबल के अंदर चला गया है तो अब जो हमारा वैल्यू निकालने वाला कोड था वो भी हमारा डेटा लेके आना चाहिए अगर हमारा सही कोड है तो मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा इस डिस्प्ले डेटा डॉट JSP को, तो वो डेटा निकाल के ले आया। देखो रोल नंबर और नेम दोनों वैल्यू यहाँ पे निकाल के ले आया। अगर मुझे और भी वैल्यू चाहिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा कोड था
डिस्प्ले डेटा, इसमें आप यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट के अंदर यहाँ पे वो फील्ड भी अपेंड कर दोगे जो मैंने दूसरे फील्ड लेने हैं। रोल नंबर, नेम मैंने ले लिया, कोर्स और जो सिटी लिया था या जो भी वैल्यू मैंने ली थी वो आप अपेंड कर सकते हो। अब बात आती है कि ये सारा का सारा काम मैं चाहूं तो टेबल के अंदर भी कर सकता था। टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर देखो क्या होगा, अगर मुझे यही डेटा जो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, अगर मुझे वो टेबल के अंदर अपेंड करना हो, तो यानी जो लूप मैंने ये चलाया था यहाँ पर, ये लूप मेरा टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पर चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे चलाऊंगा, यानी इस कंडीशन के अंदर वो आना चाहिए। ये जो मैंने लिखा था व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10, ये तो चलेगा नहीं, अब हार्ड कोड नहीं है, तो मेरा ये लूप चलेगा अब। तो लूप वाला कोड मैं यहाँ से उठा के, यहाँ से मैं उठाता हूँ लूप वाला कोड और वो डाल देता हूँ मैं नीचे। या एक काम करते हैं, पूरा का पूरा कोड ही उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ट्राई कैच वाला। कहाँ गया हमारा टेबल वाला लूप, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो देखो ये इस कोड की जरूरत नहीं है, अब ये कोड हमने हटा दिया। देखो सिंपल समझो, पहले टेबल बनी, टेबल के अंदर हेडिंग बने, और हेडिंग के बाद अब उसमें जो हमें रिकॉर्ड है वो डायनेमिकली इंसर्ट करने हैं। तो मैंने क्या किया, अपना कनेक्शन बनाया, कनेक्शन के बाद क्वेरी चलाई जिसमें मैंने डेटा उठाया सेलेक्ट वाला, और लूप वाला पार्ट कहाँ चला गया हमारा, लूप वाला पार्ट हमने कहाँ उड़ा दिया। चलिए लूप वाला पार्ट में दोबारा से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वाइल rs डॉट नेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पर जो मैं डेटा निकाल रहा था rs डॉट गेट इंट, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का लेवल लिख रहा था कॉलम का, जैसे मैंने लिखा रोल नंबर सपोज, और वो मुझे डालना टेबल के अंदर। ठीक है, तो टेबल में कैसे डालेंगे देखिए आप, आपको पता होगा आउट डॉट प्रिंट, टेबल बनाने के लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर td, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस, फिर से मुझे td बंद करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोज, यानी ये मुझे डायनेमिकली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक td बन जाएगा, और जितनी बार ये लूप चलेगा मुझे उतनी बार रो भी बनानी है, तो रो का भी कोड मैं लिख दूंगा डायनेमिक आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर रो कैसे बनेगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा tr। ठीक है, इस तरीके से रो बनेगी, और इस रो बनने के बाद जब ये लूप खत्म हुआ करेगा हर बार, नहीं ये रो बनने का कोड जो है मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा एक्चुअली, जिससे रो डायनेमिक बने। लूप चला, फिर से एक रो बनी, टीडी बना, और फिर से जो रो है वो क्लोज हो गई लास्ट में। अब एक ही कॉलम मैंने बनाया, आप इसी तरीके से मल्टीपल कॉलम बना सकते हो। जैसे आपने लिखा यहाँ पर रोल नंबर की जगह नेम, एस नेम था, सॉरी फील्ड का नाम एस नेम, और एक और वैल्यू थी आपकी, वो था आपका कोर्स, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोर्स। अब जो ये वाली वैल्यू है कोर्स वाली, ये है आपकी स्ट्रिंग, और नेम वाली वैल्यू भी है आपकी स्ट्रिंग। तो अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, जो पहले हमने सिर्फ प्रिंट करके दिखाई थी वैल्यू, वो तो मैंने एज इट इज यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट में लिख दी थी, लेकिन अब मैंने टेबल के साथ भी अपेंड किया उसको। तो टेबल मेरी यहाँ से शुरू हुई, और जो रो वाला कोड है ये तो अननेसेसरी कोड है, ऊपर हेडिंग बने, टेबल स्टार्ट हुई, हेडिंग बने, डेटा निकल के आया सेलेक्ट से, और फिर वो डेटा टीडी में डला, रोड मेरी डायनेमिक बनती रही, और जब ये मेरा रो वाला काम खत्म हो गया तो मेरी लास्ट में टेबल भी खत्म हो गई। आई होप कि जो अब डेटा है आपका वो टेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाना चाहिए जब हम इसको करेंगे रन। तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ इस पेज को रिफ्रेश करना है, तो मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, सॉरी। अब डेटा हमारा आ गया। क्या मिस्टेक थी हमारी, हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रेसेज हमारी यहाँ पर आ रही थी, जिसकी वजह से हमारा कोड कंपाइल ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे ये डेटा आ गया। अगर हमने एक और डेटा डाल रखा होता तो हमारी जो रो है वो डायनेमिकली इंसर्ट हो जाती। जैसे मैं लिखूंगा सपोज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, यहाँ पर लिखा मैंने 4567, यहाँ पे लिखा सुनील, यहाँ पे कोर्स लिखा MCA, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया कुछ भी,
और सबमिट कर दिया, स्टूडेंट हैज बीन रजिस्टर्ड। और अब मैं दोबारा से जाके उस पेज को ओपन करूंगा जिसमें हमारा डिस्प्ले डेटा डॉट जेएसपी, तो आप देखोगे दूसरा डेटा भी आ गया। तो ये था जिसमें एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि हमारा डेटाबेस से वैल्यू कैसे करनी है और वो डायनेमिकली आइटरेट करके प्रिंट किस तरीके से करवानी है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से भी।